हेलो नमस्कार, मैं बबली गोस्वामी आपके अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था विविधता को लेकर, विविधता की समझ यानी भारत की विविधता को लेकर पढ़ा था। उसमें लद्दाख का जिक्र कर दिया गया। लद्दाख का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो सारे मैंने बता दिया और यकीन मानिए उससे क्वेश्चन बनते हैं और आएंगे। फिर उसके बाद केरल आया, क्योंकि ये इस लेसन में दो दो मेन क्षेत्रों, क्योंकि दो जगह पर मेन बाहरी लोग आए थे और वहीं पे सबसे ज्यादा धर्म, अलग अलग धर्म के लोग बसे और धर्म के बसे तो खान पान और सब कुछ बदलेगा ही। तो वहीं पे ज्यादा विविधता पाई गई। अब तो सब जगह फैल गया भारत में, तो इसलिए इन दोनों का जिक्र है। अभी आज का जो वीडियो है वो केरल के बारे में बताया जाएगा, जो और भी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक एक कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। ओके। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। मैप में दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है केरल। ये भारत के दक्षिण पश्चिम में ये जैसे है। ये हम सेकंड, ये है तो दक्षिण अरेलिया, जो इधर साइड में ये दिशा बता चुके हैं पहले, तो बार बार बताना नहीं, उसके आसान नहीं है। तो भारत के दक्षिण पश्चिम में है। ये दक्षिणी एरिया है और ये भारत का पश्चिम, ऊपर उत्तर। तो यहाँ पे बसा हुआ है और यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ जो केरल है पूरा समुद्र से घिरा है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा है। और ये पहाड़ी जो यहाँ पे है, वहाँ वो पहाड़ी बहुत ही ज्यादा काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि के लिए बहुत उपजाऊ है, बहुत उगते हैं। मसालों के कारण भी यहाँ पे व्यापारी आकर्षित हुए और यहाँ पे आए। वहां पे पश्मीना शाल के लिए, और यहाँ पे जो है व्यापारी किस लिए आ गए, यहाँ पे मसालों के लिए। सबसे पहले अरबी, यहाँ पे पूरे धर्म की बात होगी कि कौन कौन से धर्म के लोग आए। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, अरबी एवं यहूदी। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत, ये क्लास 6 में हिस्ट्री में भी पढ़ाया पढ़ाया है मैंने, कि ऐसा माना जाता है, शब्द से शुरुआत ये कर रहे हैं लेकिन उसमें लिखा है कि धर्मदूत ईसा मसीह के संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। और वहाँ केरल के जो ईसाई हैं उनको जो है रियल ईसाई माना जाता है, जो मतलब क्या कहते हैं, सच्चे ईसाई माना जाता है। जो पहले बना, जो सबसे पहले बना अ, किसी भी धर्म में, जो सबसे पहले किसी धर्म को स्वीकार करता है उसको ऊंचे पोजीशन पर रखा जाता है, ऊंची कास्ट के रूप में सोचे तो उसको ऊंचे कास्ट का कहा जाता है। तो वो इसमें है कि जो केरल में ईसाई हैं वो ऊंचे हैं, क्योंकि वो सबसे पहले एशिया में कन्वर्ट हुए थे। आप सभी को लगता होगा ये ईसा मसीह यूरोप या किसी और जगह आए हैं, लेकिन ईसा मसीह एशिया में जन्मे थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए और ये मैंने पहले बताई थी कि क्या क्या हुआ था। यहाँ पे कीवर्ड में समझते हैं। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, इब्न बतूता नाम का एक यात्री था जो 700 साल पहले यहाँ आया था। उसने अपनी यात्रा वृतांत मतलब जो यात्रा होती है, जर्नी होती है, उसके बारे में जिसमें लिखते हैं डायरी में, उसमें लिखा था कि यहाँ मुसलमानों की बड़ी इज्जत थी। और वास्को डी गामा के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जो है खोजा। वास्को डी गामा भी केरल में पहले पहुंचे और जिससे यूरोप से भारत का जो रास्ता, समुद्री रास्ता है, वो पता चल गया। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। केरल में विभिन्न धर्म के लोग हैं, जिनसे यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। तो इस टाइप के लोग शामिल है। कितने? तीन, तो पांच पांच धर्म के लोग वहां रहते हैं, और भी ज्यादा होंगे जो मेन है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। अब चीन वाले भी यहाँ पे आ गए। चीन, और यहाँ पे कैसे पता चला चीन क्या है? क्योंकि मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं यहाँ पे, वो चीनी जालों से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, जिन्हें वहां पे भी चीना वला कहते हैं। यानी चीन से जोड़ दिया गया नाम, चीला वला कहते हैं। तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि भैया ये यही की उत्पत्ति है, चीन की। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु, जो केरल की जमीन है और जलवायु है, वो है चावल की खेती के लिए सबसे बेस्ट। क्योंकि वहां की जो जलवायु चावल की खेती के लिए, गर्मी और उमस टाइप की चीजें चाहिए और बारिश अच्छी होती रहे।
तो ये वहां पे लिए ज्यादा सही है। और वहां के लोग क्या खाते हैं? मछली, सब्जी और चावल वहां का मेन जो खाना है। जैसे साउथ का यहाँ पे है इडली, डोसा, ये सब चीजें हैं तमिल का। तो वहां पे है जो मेन खाना, ये इनका है। बैटरी डाउन हो रही। मेन खाना है मछली, सब्जी और चावल। ये लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। एक सेकंड बैटरी लगा ले। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, केरल में मनाए जाने वाले त्योहार ओणम का है, जो एक नाव वाली प्रतियोगिता होती है। तो याद रखिएगा कि जो केरल में सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है, तो उसका नाम है ओणम। और वो किस टाइप से होता है? एक नाव प्रतियोगिता है। ये हो गया केरल का। अब यहाँ पे जो लद्दाख है वो केरल, दोनों को समझते हुए जो भौगोलिक स्थिति को समझते हुए जो मतलब निकला है वो यहाँ बताई गई है। ये केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। देखिए, लद्दाख में पानी की भी व्यवस्था नहीं, बस एक मेन चीज पाई जाती है, ऊन। और केरल में काफी चीजें मिलती हैं। तो अलग अलग हैं। और यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्र के इतिहास भी एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब ने आने वाले व्यापारियों को ने प्रभावित किया। चाहे लद्दाख हो चाहे केरल, दोनों को कहाँ के व्यापारियों ने प्रभावित किया? चीन और अरब के लोगों ने। इसलिए जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो अ, काफी कुछ उनका अपनाया गया है। केरल की भौगोलिक स्थिति जहां मसालों की खेती के लिए संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। अच्छा, लद्दाख को देखने के लिए भी लोग आते, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। जो हमने पहले बताया था कि किसी भी क्षेत्र का जो सांस्कृतिक जीवन होता है, जो भी उसका विविध जो उसकी विविधता होती है, उसका इतिहास, उसका ऐतिहासिक और भौगोलिक कारण होता है। वही यहाँ पे बताया गया, सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। तो ये बातें हैं। और विविधता में एकता, ये मेन पॉइंट बता देते हैं। इतनी सारी भारत में विविधताएं होने के बावजूद एकता बनी हुई है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के समय जब अन्याय हो रहा था बहुत सारे, तो सभी औरत आदमी, सभी तबके के लोग और सब लोग मिलजुल के आंदोलन किए थे, उनसे लड़े थे, तब ये देश आजाद हुआ था। इसलिए इतनी विविधता होने के बावजूद भी एकता है। ये जो गीत है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दिन खून के हमारे, ये गीत जो है, जलियांवाला हत्याकांड जब हुआ था, निहत्थों पर जो लोग सभा कर रहे थे कानून को लेकर अंग्रेजों के, तो उस पर निहत्थों पर जो गोली चलाई गई थी, उसी के समय ये लिखा गया था। और इसने भी एकता में बहुत पिरोया। और भारत के झंडे ने, राष्ट्रगान ने, ये सब जो भारत की इतनी विविधता होने के बावजूद भी सबको एक करके बांधे रखा। जैसे मोतियां सब अलग अलग होती हैं, लेकिन एक धागे में सब पिरो दी जाती है, सेम वैसे ही। तो अब ये विविध अनेकता में एकता जो है लाइन, वो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास, यानी किसी को पट्टी नहीं पढ़ाई गई थी, लाइन नहीं लटाया गया था, एक रहो एक रहो। वो ऐसी ऐसी चीजें हुई कि एक के दुख में दूसरा खड़ा, दूसरे के दुख में तीसरा खड़ा, तो इससे लोग जुड़ गए। बल्कि यह बहुत ही गहरी, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन कैसे किया? अनेकता में एकता का विचार इन्होंने ही दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर, जैसा कि मैंने कहा, राष्ट्रगान के माध्यम से ये सारी चीजें थे जो यानी राष्ट्रीय गीत और जो राष्ट्रीय नारे होते थे, वो इतनी सारी विविधता होने के बावजूद लोगों को एक किए हुए थे। और अब संविधान सबको एक किया रहता है। तो विविधता होने के बावजूद भी एकता है और एकता रहेगी। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर आप नोट्स बना सकते हैं, जो जैसे मैंने हाईलाइट पॉइंट किया हुआ है, वही आपको नोट्स में लिखना है हेडिंग के साथ। तो लिख लीजिए, बहुत अच्छा अपना खुद बनाइए। और अगर नहीं बना सकते हैं या टाइम बचाना चाहते हैं, तो आप हमारे जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पर संपर्क करिए। आपको बहुत ही मामूली फीस पर आपको नोट्स मिल जाएगा। और हाँ, एक छोटी सी एक स्कीम है, अगर कोई नहीं ले पा रहा है, वो मामूली फीस भी नहीं दे पा रहा है, तो आप तब भी संपर्क करिएगा, हम आपको फ्री में भी देने की कोशिश करेंगे। ओके। सो लेकिन पढ़ना जरूरी है, पेपर निकालना जरूरी है। सो थैंक यू, बाय बाय।